बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं बेटा, आज हमारा न्यू यूनिट है। द न्यू यूनिट नेम इज होम्योस्टेसिस। इसमें से 4 एमसीक्यूज आपको आएंगे। इसके जो लर्निंग आउटकम्स होंगे हमारे लिए, जो जनरल टर्म्स विद होम्योस्टेसिस, इसमें थर्मोरेगुलेशन, इन मैमल्स, और जो तीसरा पॉइंट है वो है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ये 3 लर्निंग आउटकम है इस यूनिट के। इन तीनों के अंदर रहते हुए हम बेटा देखेंगे कि ये हमारा जो यूनिट है ये हमें कौन कौन से एमसीक्यूज और कौन कौन से कीवर्ड्स देता है। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? डेफिनेशन से बेटा हम लोग आगाह हैं, फर्स्ट में हमने पढ़ा हुआ है। इट इज प्रोटेक्शन ऑफ internal environment from
the fluctuations of external environment is called homeostasis. ये homeostasis एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे इंटरनल सिस्टम को सेव रखता है फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हुई, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 रहा, दैट इज होम्योस्टेसिस. हमने बहुत ज्यादा पानी पी लिया, स्वेटिंग ज्यादा हो गई, होम्योस्टेसिस. हमने बहुत ज्यादा पानी पी लिया, यूरिनेशन बहुत ज्यादा हुई, यूरिन वॉल्यूम ज्यादा हो गया, दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस. तो ये मतलब होम्योस्टेसिस जो होती है, इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग. अच्छा, इसमें आपने ये ज़हन में रखना बेटा कि ये जो होम्योस्टेसिस होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है, homeostasis is a system that kept internal environment in very narrow range. चाहे वो, ये हमने एफएसएल में पढ़ा हुआ है कि जो हमारा इंटरनल सिस्टम होता है वो हर चीज को बड़ी नैरो रेंज में ये मेंटेन रखता है. अच्छा बेटा, अगर ये नैरो रेंज में इसको मेंटेन रखता है, तो ऐसी कौन सी चीज है दैट कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, कौन सा कोऑर्डिनेशन यूनिट है, कौन सा कोऑर्डिनेशन सिस्टम है जो हमारे होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है और फिर आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं कि हमने नैरो रेंज के अंदर टेम्परेचर को, हमने नैरो रेंज के अंदर वाटर को, हमने नैरो रेंज के अंदर साल्ट को बॉडी के अंदर कैसे मेंटेन करना है. तो कोई तो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम इनका होगा. तो बेटा हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं. ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, इसमें बेटा बकायदा तौर पर रिसेप्टर्स भी होते हैं, इफेक्टर्स भी होते हैं, और इसमें कंट्रोल सेंटर भी होता है. हम देखते हैं बेटा इसमें क्या है. इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो यूनिट होते हैं वो स्टिमुलस भी होते हैं. स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज in internal or external environment. इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज होती है, हम उसको बेटा कहते हैं कि ये स्टिमुलस है. ये हमने पढ़ा हुआ है कि चेंज इन टेम्परेचर इज स्टिमुलस, चेंज इन साल्ट इज स्टिमुलस, चेंज इन वाटर वॉल्यूम, या हमें पानी हमें कम पी लिया, ये भी एक स्टिमुलस है. पानी हमने ज्यादा पी लिया, ये भी स्टिमुलस है. मतलब ये स्टिमुलस मुख्तलिफ होते हैं. इसके बाद व्हाट आर रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? क्योंकि हर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये भी एक लाजमी जुज है. दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट डिटेक्ट चेंज इन एनवायरनमेंट, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है. वो स्ट्रक्चर्स, वो ऑर्गन्स जो इनके अंदर चेंज को डिटेक्ट करते हैं, हम उनको रिसेप्टर्स का नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं. कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं,
कुछ मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उस जो चेंज को डिटेक्ट करते हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर स्टिमुलस कॉज करते हैं। और इनको कहते हैं कि दीज आर रिसेप्टर्स। ये भी हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम? ये कंट्रोल सेंटर, ये कंट्रोल सेंटर क्या है, जरा देखिएगा बेटा। इट इंटीग्रेट, ये मैच करता है द डिटेक्टेड डेटा विद सेट पॉइंट डेटा। ये सेट पॉइंट डेटा के साथ, जैसे हमने कहा ना कि हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड का सेट पॉइंट होता है, तो ये जो बाहर वाला टेम्परेचर होता है ये उसको डिटेक्ट करता है, क्या ये ज्यादा तो नहीं है, क्या ये कम तो नहीं है, फिर उसके मुताबिक हमारी बॉडी को एडजस्ट करता है। हम इसको बेटा कहते हैं कि ये कंट्रोल सिस्टम है। लेकिन जो हमारा मोस्टली कंट्रोल सिस्टम होता है दैट इज द ब्रेन, या पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो कंट्रोल सेंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज the brain or the part of the brain. For example, hypothalamus is a part of the brain that act as a thermo, जो जो कि थर्मो रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हुए हमारी बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करता है। इसका सर एक आपने और यूनिट कंट्रोल, होता है। सर आपने ये कंट्रोल सेंटर के आगे जो लाइन लिखी है ना, इसे एक्सप्लेन कर दें। इट इंटीग्रेट द डिटेक्टेड डाटा, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा विद सेट पॉइंट डाटा। ये क्या करता है, ये सेट पॉइंट डाटा। सेट पॉइंट डाटा क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका जो सेट पॉइंट डाटा है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। डिटेक्टेड डाटा क्या है, फॉर एग्जांपल आप बाहर गर्मी में खड़े, अच्छा पहले ही बाहर का एनवायरनमेंट 40 डिग्री सेंटीग्रेड है आजकल, तकरीबन 39, 38, 37, 36 मतलब इस तरह से है। अब बाहर धूप में खड़े, अच्छा हमारी बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो गया, अब क्या हमारी बॉडी तो गर्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जैसे ही बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर जाने लगेगा, जो हमारा ब्रेन है यानी हाइपोथैलेमस है, उसको पता चलेगा कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो ज्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा हो गया है। वो क्या करेंगे, स्वेटिंग स्टार्ट करके हमारी बॉडी को कूल डाउन रखते हैं। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं फौरन से स्वेटिंग स्टार्ट होती है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी कूल डाउन हो रही है। ये सेट पॉइंट डाटा क्या हो गया 37। इंटीग्रेटेड डाटा, डिटेक्टेड डाटा क्या है, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पसीना आएगा, दैट इज द कंट्रोल। ना समझ आ गई। ये सेट डाटा, जो सेट पॉइंट डाटा होता है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड। डिटेक्टेड डाटा जो चेंज इन एनवायरनमेंट है, और ये इंटीग्रेट का मतलब होता है आपस में मैच करना, ये दोनों की मैचिंग होती है। देन देयर इज इफेक्टर्स। ये इफेक्टर्स होते हैं स्ट्रक्चर्स दैट रिस्पॉन्ड, वो स्ट्रक्चर जो रिस्पॉन्ड शो करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लैंड्स, फॉर एग्जांपल मसल्स, जो भी ऑर्गन, ये भी आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है, जो ऑर्गन, जो ग्लैंड, जो मसल्स जो अपने रिस्पॉन्स को शो करते हैं, दे आर नोन एज इफेक्टर्स। फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स विल बी द इफेक्टर्स जब हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 37 से ऊपर जाने की कोशिश करें। ठीक हो गया जी। अच्छा इसमें जब हम बेटा पढ़ते हैं होमोस्टेसिस में, इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रेज करूं। सर कंट्रोल सेंटर और कंट्रोल सिस्टम में क्या फर्क है? ये सारा सिस्टम है,
ये सारा सिस्टम है जिसमें स्टिमुलस भी है, रिसेप्टर्स भी हैं, कंट्रोल सेंटर भी है, इफेक्टर्स भी हैं। लेकिन कंट्रोल सेंटर वो होता है जो सिर्फ इंटीग्रेट करता है। सिस्टम एक बड़ी टर्म होती है बेटा। तीनों डेफिनेशंस आपने की हुई हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं ऑस्मो रेगुलेशन 3 तरह से होती है, होम्योस्टेसिस 3 तरह से होती है। एक हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, एक को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, और एक को हम जिसको कहते हैं एक्सक्रीशन का नाम देते हैं, ये कहते हैं। मतलब ये होम्योस्टेसिस 3 तरह से होती है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन the system that maintains the water and salt level in our body according to the change in external environment is called osmoregulation. Thermoregulation क्या है? Thermoregulation the system that maintains the body temperature according to the change in external environment, एक सेट लेवल पे मेंटेन रखता है। और ये क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन को और वाटर लेवल को मेंटेन रखता है। मतलब इस तरह से ये डेफिनेशन अभी आपके इसमें नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई है ताकि आपके जहन में आ जाए कि ये भी इसका पार्ट है होम्योस्टेसिस का। ठीक हो गया जी? अच्छा, इसके बाद जो सेकंड हमारा यूनिट है, सॉरी लर्निंग पॉइंट है, दैट इज थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। अच्छा बेटा, पहले अगर हम थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स की बात करें तो जो मैमल्स होते हैं उसमें कुछ अडेप्टेशन होती हैं जिसकी वजह से वो थर्मोरेगुलेट अपनी बॉडी को करते हैं। अच्छा, ये भी एक अजाफी पॉइंट है जो मैं आपको करवाने लगा हूँ। अदरवाइज बेटा ये पॉइंट भी इस यूनिट का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीज रह ना जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर आर सर्टेन अडेप्टेशंस इन मैमल्स। कुछ अडेप्टेशंस हैं that play important role in thermoregulation. ये थर्मोरेगुलेशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, पहली अडेप्टेशन कौन सी है? फॉर एग्जांपल, एनिमल्स के अंदर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है। ये अजाफी पॉइंट है जो मैं आपको करवाने लगा हूं ताकि आपके जहन में ये भी चीज रह जाए। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस क्या हैं? नंबर 1, पीलेज। आपको पता है ये पीलेज होती है, स्वेट ग्लैंड्स, panting in dogs, and subdermal fatty layer। मतलब ये स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन होती है जो एनिमल्स शो करते हैं और उनके अंदर ये बेटा स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन की वजह से थर्मोरेगुलेट होते हैं। अच्छा, दूसरी अगर आप बात करें देन सर पीलेज को फिजियोलॉजिकल। एक्सप्लेन कर दे। पिलेज का मतलब होता है बेटा कि जो फीडर्स होते हैं बर्ड्स के, वो एक पूरी इंसुलेशन बॉडी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बर्ड्स का देखा होगा कि दे आर हाईली, जिसको हम कहते हैं ना मेटाबॉलिकली एक्टिव। इनका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत ज्यादा तेज होता है, बॉडी बहुत ज्यादा हीटेड होती है। जब बॉडी बहुत ज्यादा हीटेड होती है बेटा, तो इनकी जो हीट है वो दे मे बी डेसिपेट इनटू द एनवायरनमेंट। तो फिर एक फीडर से कवर्ड बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं, जो इंसुलेशन का काम करती है और वो बॉडी की हीट को बाहर डेसिपेट नहीं होने देती। हम इसको कहते हैं किसका? पीलेज। और पेंटिंग आपको पता है बेटा, जो पेंटिंग है दैट इज एक्चुअली जब डॉग्स होते हैं या कैट्स होती हैं
या इवन जो सम बर्ड्स, क्रो या स्पैरो, जब वो मुंह खोल के सांस लेते हैं गर्मियों में, तो जुबान बाहर निकली होती है, मुंह खोल के सांस लेते हैं, तो उसके जरिए वो लंग्स के जरिए हीट को डेसिपेट करते हैं। हम इस अमल को पैंटिंग का नाम देते हैं। अच्छा, फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। अब ये फंक्शन एंड स्ट्रक्चर इकट्ठे आ गए। इसमें ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, आपको पता होना चाहिए बेटा, गर्मियों में हमारी स्किन के अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, सर्दियों में स्किन के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसलिए गर्मियों में हमारा जो स्किन कलर है वो हल्का सा पिंकिश होता है और सर्दियों में हल्का सा पेल कलर होता है। वो इसलिए कि सर्दियों में जो हमारी स्किन होती है उसका जो ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद मसल्स एक्टिवेशन फॉर थर्मो रेगुलेशन, प्लूमेज फ्लफिंग है, और स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेशन, ये भी बेटा हमारी फिजियोलॉजी में आते हैं कि जो वर्किंग कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर होती है वो कैसे होती है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो फिर बिहेवियरल अडेप्टेशन भी आती हैं। बिहेवियरल अडेप्टेशन है। सर जी, प्लमेज फ्लफिंग को एक्सप्लेन करते हैं। प्लूमेज फ्लफिंग जो होती है बेटा, इसमें फर रेजिंग होती है। आपने देखा होगा कि जो कैट्स हैं सर्दियों में उनके जो फर होते हैं दे आर रेज्ड। अच्छा, आपने शायद कभी देखा हो जो चिड़िया होती हैं वो भी अपनी जो फीडर्स होती हैं वो ऐसे फूली होती हैं सर्दियों में। बाज़ हेन्स भी होती हैं वो फूली होती हैं। कैट्स जो होती हैं वो भी विंटर में फूली होती हैं। उनके फर दे रेज देयर फर। अच्छा, अब उनके जो फर रेज होते हैं उनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। जो एयर ट्रैप होती है वो इंसुलेशन का काम करती है कि वो बाहर वाली सर्दी को अंदर या अंदर वाली हीट को बाहर डेसिपेट नहीं होने देती। मतलब जो वो उसके जो फर होते हैं कैट के, वो एक्ट एज अ ब्लैंकेट, वो एक कंबल का काम करते हैं। इसलिए हम उसको कहते हैं कि इट इज प्लूमेज फ्लफिंग। बिहेवियरल अडेप्टेशन में बेटा आपने देखा होगा कि जब सर्दियां आती हैं तो जो बिल्ली होती है वो इकट्ठी होकर बैठी होती है, मतलब बिल्कुल ऐसे अपने आप को लिपट के बैठी होती है। तो ये इसमें चेंज इन पोस्चर, बॉडी पोस्चर, और चेंज इन हैबिटेट। आपने बेटा देखा होगा कि सर्दियों में हम लोग खुद धूप में खड़े होते हैं और गर्मियों में छांव में खड़े होते हैं। वो इसलिए कि ये हमारे हैबिटेट में फर्क पड़ जाता है और हम सर्दियों में धूप अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए सीखते हैं और गर्मियों में छांव में इसलिए जाते हैं ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहे। मैंने आपको कैप्स का बता दिया कि जैसे हाँ, अपने आप को देख लेना, हम सर्दी में सुगड़ के बैठे होते हैं। वो इसलिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो कम से कम एक्सपोज हो इन्वायरमेंट से, तो फिर हमें सर्दी भी कम लगेगी। तो ये सारी चीजें अडेप्टेशन में आती हैं। अच्छा, इसमें जब हम बेटा बात करेंगे, इसको मैं रेज करने लगा हूँ, आप जरा प्लीज इसको जरूर एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें। सर, पेंटिंग जो है वो तो फिजिकल एडेप्टेशन नहीं है। कौन सी? पेंटिंग इन डॉग्स। नहीं, एक होता है स्ट्रक्चर का मौजूद होना, इट इज फिजिकल अडेप्टेशन। एक होता है स्ट्रक्चर का एक्टिवेट होना, मतलब स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज फिजियोलॉजी। मतलब अगर वो अपना फंक्शन पूरी तरह से परफॉर्म कर रहा है और फंक्शनल भी है तो फिर वो फिजियोलॉजी है। अगर सिर्फ स्ट्रक्चर मौजूद है तो वो बेटा उसका आप कह लें कि वो उसकी फिजिकल आप बात कर रहे हैं, फिजिकल अडेप्टेशन।
चल हम थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स की बात करें, स्पेशली इन ह्यूमन की बात करें, इन ह्यूमंस की, तो बॉडी टेम्परेचर जैसे मैंने पहले अर्ज की, body temperature will be 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन नॉर्मल तौर पर ये 36.1 टू 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहता है। इसका मतलब ये हुआ we the humans are एंडोथर्म्स, हम हीट प्रोड्यूस करते हैं और फिर उस हीट को रेगुलेट भी करते हैं। क्या मतलब, हम हीट प्रोड्यूस भी करते हैं प्लस उसको रेगुलेट भी करते हैं। इट इज नोन एज एंडोथर्म्स। और फिर हाइपोथैलेमस जो होता है इज थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है, वो हाइपोथैलेमस होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब जरा देखिएगा, हमारी बॉडी के टेम्परेचर दो सीजन होते हैं बेटा, इसमें आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। एक होता है विंटर सीजन और एक होता है समर सीजन। तो विंटर सीजन के अंदर हमारी बॉडी की जो होती है वो क्या स्ट्रेटजीज अपनाती है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन है। अब देखें ना, हम यहाँ पे रहते हैं लाहौर के अंदर, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन लाहौर का टेम्परेचर गर्मियों में, सर्दियों में अगर आप बात करें तो तकरीबन 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। अब देखिए, देयर इज ह्यूज डिफरेंस, 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अगर आप मरी में चले जाएं तो वो रात को -10 हो जाता है और दिन के वक्त वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट वेरिएशन, ह्यूमन बॉडी फिर भी अपने आप को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रखती है। वो कैसे, जरा देखिएगा। नंबर 1, पहली स्ट्रेटेजी क्या होगी विंटर के अंदर? थर्मोजेनेसिस होती है। थर्मोजेनेसिस से मुराद आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ हीट। हीट प्रोडक्शन होती है कैसे? दो तरीकों से, एक शिवरिंग प्लस नॉन शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब होता है जिसमें जो हमारे मसल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और नॉन शिवरिंग का मतलब होता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं वो वाइब्रेट नहीं करते बल्कि हार्मोनल ब्रेकडाउन होती है। और जो हार्मोनल ब्रेकडाउन होती है, हार्मोनल ब्रेकडाउन, और इसमें जो मसल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। जो मसल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, हम कहते हैं थर्मोजेनेसिस होती है जब हम सर्दियों में रह रहे होते हैं। अच्छा, फिर कुछ एनिमल्स के अंदर ब्राउन फैट होती है। ये जो ब्राउन फैट होती है ये एक तो हीट को सेव रखती है, प्लस ये हीट को प्रोड्यूस भी करती है। उसके बाद नंबर 3, वेजो कंस्ट्रिक्शन, मतलब जो ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स receives less blood
किसमें? ऑफ स्किन। स्किन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत कम ब्लड को रिसीव करती हैं। वो इसलिए कि अगर स्किन के अंदर ब्लड आएगा तो ब्लड की जो वार्मनेस है वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी। तो स्किन के अंदर जो ब्लड होता है वो कम से कम आता है ताकि कम से कम होता है ताकि हमारी जो बॉडी है वो डेसिपेट ना हो सके। ये है बेटा जब हम बात करते हैं ह्यूमंस की और उसके अंदर ये चेंजेस आती हैं। जब हम बात करते हैं बेटा वार्म टेम्परेचर की, तो वार्म टेम्परेचर के अंदर इन समर, गर्मियों में या वार्म टेम्परेचर में कौन सी चेंजेस आती हैं? नंबर वन, मैं थोड़ा सा कैमरे को इस तरह करूंगा ताकि चीजें आपके लिए दिखने के काबिल हो जाए। बिल्कुल इसके उलट होता है। कैसे? नंबर वन, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे हीट डेसिपेट होती है। हीट डेसिपेशन, हीट डेसिपेशन कैसे होती है जरा देखिएगा। इसमें वेजो डायलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज्ड, ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो बढ़ जाती है इन स्किन, तो अल्टीमेटली हीट डेसिपेट होना शुरू हो जाती है। फिर नंबर टू, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो स्वेटिंग एंड बॉडी कूल डाउन, और जो बॉडी होती है वो कूल डाउन हो जाती है। नंबर थ्री, वेजो डायलेशन इन स्किन, स्किन के अंदर वेजो डायलेट होती है तो फिर क्या होता है, हीट जो होती है वो डेसिपेट होती है, हीट डेसिपेट होती है फ्रॉम बॉडी, बॉडी में से जो हीट होती है वो डेसिपेट होने शुरू हो जाती है, तब ये स्वेटिंग होती है। तो ये स्ट्रेटेजीज होती हैं बेटा जो हमारी बॉडी जो होती है वो विंटर में और वो समर में शो करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर आप बेटा अपना थर्ड जो लर्निंग आउटकम है उसकी तरफ जा सकें। इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछें। नहीं, चलो मैं इसको रेज करता हूँ, हम फिर अपने थर्ड यूनिट की थर्ड लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बेटा आपने देख लेना है, मैं आपको बताऊं एहतियातन, आपने वो जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द हीट प्रोडक्शन है ना, जिसमें एंडोथर्म है, जिसमें एक्टोथर्म है, जिसमें हेटेरोथर्म है, वो आपने प्लीज जरूर देख लेना है। मतलब जो एंडोथर्म्स होते हैं जो वो एनिमल्स होते हैं जो हीट प्रोड्यूस भी करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। अच्छा, एक्टोथर्म्स, इनको हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, ये हीट प्रोड्यूस ही नहीं करते, लेकिन अगर कर भी नहीं थोड़ी बहुत ही तो वो रेगुलेट नहीं करते, फौरन से इन्वायरमेंट के अंदर वो लीक हो जाती है। जब हम हेटेरोथर्म की बात करते हैं तो उनके अंदर बकायदा मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती है लेकिन वो उसको रेगुलेट नहीं करते। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने इसके साथ एसोसिएटेड है और आपने मेरा बेटा उन टर्म्स को जरूर लिखना है। मतलब वो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जैसे प्रोकिलोथर्म्स है और वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जैसे
होम्योथर्म्स हैं, ये आपने इस तरह से इन टर्म्स को जरूर देख लेना है एहतियात के तौर पर। चलिए जी, हम अपना जो नया इसमें थर्ड नंबर पे है लर्निंग आउटकम दैट विल बी excretory and urinary system। ये हमारा आज का तीसरा लर्निंग आउटकम है। मतलब मैंने आपसे कहा था कि जो होम्योस्टेसिस है वो बड़ा शॉर्ट यूनिट है। इसमें बेटा अगर हम देखें तो आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है कि जो एक्सक्रीशन होती है इट इज एक्चुअली द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम बॉडी through urinary system। जब आप यूरिनरी सिस्टम के जरिए नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर हम निकालते हैं, हम इस सिस्टम को कहते हैं एक्सक्रीटरी एंड यूरिनरी सिस्टम एज वेल। लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं कि जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें बेटा लीवर इज ऑर्गन दैट assists the kidneys to remove nitrogen from body। आपको पता है बेटा कि जब भी हम बात करें, हम जब भी बात करते हैं, हम बात इसकी करते हैं कि जो लीवर होता है वो हमेशा अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। अमोनिया को यूरिया में चेंज करके यूरिया साइकिल के जरिए वो इसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो लीवर भी इसमें एक बकायदा तौर पे रोल प्ले करता है। जब आप बेटा बात करते हैं इसकी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो उसमें जरा देखिएगा, मैं एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। पेयर ऑफ किडनी, ये उनके अंदर एडिनल ग्लैंड इसके ऊपर होते हैं। A pair of kidney is present। इसको आप थोड़ा सा जरा स्लाइटली डाउन कर लें क्योंकि आपको पता होना चाहिए the right kidney is slightly downward, then the left one। इसमें आपने देखना है बेटा, इसको लेबल करें तो ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है। अगर हम इसको लेबल करें इट इज यूरेटर, इट इज urinary bladder, it is called urethra। ये हम में भी पढ़ चुके हैं सर, और हम इसको यूरेथ्रल ओरिफिस भी कहते हैं, यूरेथ्रल ओरिफिस भी कहते हैं। इसको अगर आप देखें तो इसको आप यूरेथ्रल ओरिफिस का नाम भी देते हैं। ओरिफिस का मतलब होता है वॉल, और ये वॉल लगे होते हैं जो यहाँ पे यूरिन की जो मूवमेंट होती है उसको वो रेगुलेट करते हैं। ठीक हो गया, ये आपके सामने सिस्टम है बेटा। अगर आप इसमें देखें तो इसमें आप देखिएगा पेयर ऑफ किडनी आर प्रेजेंट। जो राइट किडनी है इट इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट वन,
अच्छा, फिर ये जो किडनीज होती हैं, दे आर प्रेजेंट एट डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, मतलब ये हमारी बैक साइड पे हमारा जो वर्टिबल कॉलम होता है वो एक उस तरफ होता है, एक उस तरफ होता है। दे आर प्रिवेंटेड बाय फ्री फ्लोटिंग रिब्स, जो फ्री फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये जो फ्री फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये प्रोटेक्शन करती हैं हमारे किडनीज की, जब हम बात करते हैं इन स्केलेटन पे। अच्छा, तो ये जरा देखिएगा आप, इसमें किडनी का काम होता है कि वो ब्लड को फिल्टर करना, जो फिल्टर आया है वो यूरेटर उसको लेकर आता है यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर थोड़ी देर के लिए इस किडनी को, इसको यूरिन को स्टोर करेगा, उसके बाद ये ऑरिफिस खुलेगा और ये यूरेथ्रा के जरिए ये बाहर आ जाएगा। मेरा बेटा, आपको पता है जब हम मेल की बात करते हैं तो ये यूरिनोजेनिटल डक्ट एक ही होती है, लेकिन जब हम फीमेल की बात करते हैं तो यूरिन और जो जेनिटल डक्ट हैं, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, ये एक चीज आपने अभी याद रखनी है बेटा, ये जो ऑरिफिस है, इसका मतलब हम स्फिंक्टर्स का भी लेते हैं। स्फिंक्टर्स मतलब ये वॉल्व लगे होते हैं, स्फिंक्टर्स का भी मतलब होते हैं। चलिए, हम ह्यूमन किडनी देखते हैं, क्योंकि हमने बात तो कर ली सिस्टम की, तो हम ह्यूमन किडनी को देखते हैं कि ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। जब हम ह्यूमन किडनी को देखते हैं बेटा, a pair of kidney at dorsal side, pair of kidney at dorsal side, left is a right kidney is slightly lower due to liver presence, क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड पे जो राइट साइड है वहां पे चूंकि लीवर मौजूद होता है, तो लीवर चूंकि एक बड़ा ऑर्गन है, तो वो उसकी वजह से जो हमारा राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर मौजूद होता है। जो किडनीज होते हैं वो बॉडी वेट लेस देन 1%, जो किडनीज होते हैं दे आर लेस देन 1% बॉडी वेट, लेकिन इतने बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं कि दे रिसीव 20% ऑफ ब्लड इन ईच हार्ट बीट। हर हार्ट बीट का ये 20% जो होता है ब्लड रिसीव करते हैं, मतलब आप अंदाजा कर लें बेटा कि ये इतने बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। इसमें क्वेश्चन है इतनी, ये सारी वही बातें जो आपने एफएससी में पढ़ी हुई है। चलिए मेरा बेटा, मैं इसको रेज करता हूँ। हम देखते हैं कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है किडनी का और उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे होता है। जब हम बॉडी के किडनी को देखते हैं और उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके अंदर
इसके अंदर ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो बेटा स्ट्रक्चर होता है इसमें इसको हम रीनल पायरामिड का नाम देते हैं। These are renal pyramid, ये renal pelvis, ये renal hilus, it is ureter, इसको हम renal पेपिला कहते हैं। ये जो पोर्शन होता है ये पूरे का पूरा पोर्शन, इसको हम जो इंटरनल पोर्शन होता है दैट इज रेनल मेडुला, और ये जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। ये मेरा बेटा आपके सामने मॉर्फोलॉजी है। ये वो हिस्सा होता है बेटा जहाँ पे नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, और यहाँ से ही बेटा एक ऐसी चीज होती है जिसको कहते हैं ना ब्लड वेजल्स, वो यहीं से आती है, हाइलस से आती है। ये उसकी आप समझ लें, इट इज रीनल आर्टरी, और इसको आप जो ब्लैक में ड्रॉ करने लगा इसको आप समझ लें कि ये रीनल वेन, ये ब्लड को लेकर आने वाली है और ये ब्लड को वापस लेकर जाने वाली, ये फिल्टर हुआ ब्लड है। ठीक है जी, तो इसमें ये सारी चीजें मौजूद होती हैं जब आप इस फिजियोलॉजी की बात करते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, ये जो इसकी साइड होती है इट इज कन्वेक्स साइड, जो आउटर साइड होती है इट इज कन्वेक्स साइड, ये जो इनर साइड होती है इट इज कनकेव साइड, ये कनकेव साइड होती है। ठीक हो गया, आउटर साइड इज कन्वेक्स, इनर साइड इज कनकेव। इसके अंदर रीनल पायरामिड होते हैं, इसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन का काम होता है कि फिल्ट्रेट करते हैं। इसमें रीनल पेल्विस होता है जिसके अंदर यूरिन जमा होता है, इसमें यूरेटर होता है जो कि यूरिनरी यूरिन को लेकर जाता है, इसमें रीनल हाइलस होता है, वो पॉइंट जिसमें ब्लड वेसल्स और यूरेटर्स और जो नर्व्स होती हैं वो किडनी के अंदर एंटर होती हैं, उस पॉइंट को हम रीनल हाइलस का नाम देते हैं। अच्छा, जब हम बेटा इसकी फंक्शंस की बात करते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी फंक्शंस की हम बात करते हैं, जब हम किडनी के फंक्शंस की बात करें तो उसमें बेटा सबसे पहले ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, फिल्टर द ब्लड, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं। नंबर 2, ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर भी काम करते हैं।
ये ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करते हैं, प्लस ब्लड प्रेशर को भी साथ साथ ये रेगुलेट करते हैं। इसके पास स्टिमुलस भी होते हैं बेटा, टू प्रोड्यूस आरबीसीज। ये आरबीसीज प्रोड्यूस करने के लिए इसके पास स्टिमुलस होते हैं, जैसे एक प्रोटीन है प्रोटीन एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन। ये एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन, इसके पास कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ स्टिमुलस होते हैं जो कि हमारे बोन्स के पास रहते हैं, जो बोन्स होती हैं वो आरबीसीज को रिलीज करते हैं। मतलब ये एक बड़े इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो आपने देखने के फंक्शन ऑफ किडनी। हमें तो सिर्फ यही पता है कि ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, लेकिन इसके जो छुपे हुए काम है कि ये ऑस्मोरेगुलेटरी तौर पे काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन रखता है, साल्ट लेवल को भी मेंटेन रखता है, ब्लड वॉल्यूम, यानी इसको हम कहते हैं केमिकल इंजीनियर्स ऑफ बॉडी। अच्छा, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। अगर हमने ज्यादा पानी पी लिया है तब यूरिन वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, अगर हम कम पानी पीते हैं तो यूरिन वॉल्यूम कम होने की वजह से इसने ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखना है। जब ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी मेंटेन रहता है। ये सिग्नल्स भी प्रोड्यूस करता है जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये आरबीसीज को, यानी एरिथ्रोपोइटिन आरबीसीज प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, जब हम यूनिट ऑफ किडनी की बात करें, यूनिट ऑफ किडनी की बात करें तो उसमें बेटा सिर्फ एक ही बात आती है और वो आती है नेफ्रॉन की। इसमें नेफ्रॉन की आती है। चलिए मैं इसको भी ड्रॉ करता हूँ, फिर हम इसकी बात करते हैं। इसके आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप प्लीज ले लें। सर ये पेपिला क्या चीज है, इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। पेपिला, हाँ, जो पायरामिड का एंड पॉइंट होता है जो कि हालिस की तरफ होता है, हम उसको पेपिला कहते हैं। और पेपिला से मुराद ये होता है बेटा कि ये वो पॉइंट होता है जहां से एक कलेक्टिंग डक्ट ऑफ ऑल नेफ्रॉन वो आके इस पेल्विस के अंदर गिरती है। हम उस पॉइंट को कहते हैं कि ये पेपिला है। चलिए जी, हम बेटा जब बात करते हैं द यूनिट ऑफ किडनी इज अ नेफ्रॉन, पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर हम इसकी बात देखेंगे। ये बेटा हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं आपके सामने सिर्फ इतना ही बताऊंगा। आपने मेरा पुत्र पढ़ा हुआ है कि इसको हम कहते हैं कि ये जिसको आप कहते हैं कि ग्लोमेरुलस है, और ग्लोमेरुलस का ये मतलब आप अगर आप बात करें एक बोमन कैप्सूल होता है, एक ग्लोमेरुलस होता है। मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये ग्लोमेरुलस है। जब आप बात करें बोमन कैप्सूल है, इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जब आप इसकी बात करते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और इसको हम कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं। मैं इसको सिंपल इसलिए रखना चाह रहा कि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जो नेफ्रॉन है उसका काम सिर्फ क्या होता है। जब बेटा हम बात करते हैं जब हम बेटा बात करते हैं नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन के अंदर यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी होता है
इसको हम यूरिनरी ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो टर्म्ड एज यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, हम इनको नाम देते हैं। ये यूनिट होता है स्ट्रक्चरल भी प्लस फंक्शनल भी, ये दोनों यूनिट के तौर पे काम करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के तौर पे काम करते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक को बेटा आपको पता है, वी कॉल इट रीनल कॉर्पसेल्स, और एक हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। ये जो एक हिस्सा होता है जिसको मैं अभी लेबल करने लगा हूँ, इट इज द रीनल कॉर्पसेल। बाकी सारी की जो सारी है इट इज रीनल ट्यूब्यूल, जिसमें प्रॉक्सिमल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल और कलेक्टिंग डक्ट आती हैं, ये सारी की सारी होती हैं। अच्छा, इसकी बात हम बाद में करेंगे कि ये दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, एक एक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। इनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम इस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को देख लेते हैं कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा होता है। चलें, मैं एक छोटा सा टेबल की सूरत में आपके सामने इसको रखता हूँ, आप जरा इसको देख लीजिएगा। हम पहले बात करेंगे कंपोनेंट की, उसके फीचर की, और फिर हम बात करेंगे उसके फंक्शन की। जरा देखना, कंपोनेंट हम पहले कौन सा, इट्स बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल है, ये कप शेप है और ये ब्लिंड एंड है। इसके एंड जो होते हैं वो ब्लाइंड एंड होते हैं, मतलब हमें एंड का इसका कोई खास पता नहीं चलता। इसका काम क्या है, इसने प्रेशर फिल्ट्रेशन करनी है। आपने क्या लिखा है कि बोमेन्स कैप्सूल की शेप कौन सी होती है? ब्लाइंड शेप होती है बेटा, कप शेप, ये वाले, ये कप शेप, और ब्लाइंड एंड होते हैं। अच्छा, जब हम इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं तो ग्लोमेरुलस है, इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर होता है, क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर होता है। इसके पास पोरस वॉल्स होती हैं इनकी, यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर होता है जो इसके अंदर ब्लड वेजल्स ऐसे करके आती हैं, इनको हम कहते हैं कि ये ग्लोमेरुलस है। आपको पता है, किसी के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। और ये एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड रिसीव करती है। इनका काम क्या है, बिल्कुल सेम, इनका काम भी प्रेशर फिल्ट्रेशन का है। ये बेटा ये ऐसे, ठीक हो गया जी। अच्छा, जो तीसरा है पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है, जो बेटा आपको पता है कि ये सारे का सारा पेरिट्यूबुलर नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। यहाँ पे सारे नेफ्रॉन के इर्द गिर्द वो नेटवर्क होता है। ये ब्लड को रिसीव करती हैं, ये ब्लड को रिसीव करती हैं, रिसीव फ्रॉम efferent आर्टरियोल। मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये efferent आर्टरियोल से ब्लड को रिसीव करती है। इनका काम क्या है, इनका काम होता है ये
रीएब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये रीएब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रेज करूं और हम कंपोनेंट को आगे लेकर चलें। ये रीएब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये इनका फंक्शन है, ये बेटा इसके फीचर्स हैं, और ये आपके सामने कंपोनेंट के नाम मैंने लिखे। आपने अच्छी तरह से ये कीवर्ड आपने याद रखना है बेटा, ये वाला, क्योंकि ये आपके लिए एक नई चीज है कि ये जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क होता है वो हमेशा इफरेंट आर्टरियोल से राइज होता है। अच्छा, जब हम बेटा बात करते हैं इससे अगले ऑर्गन की, तो उसमें फिर इसकी बात आती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, जिसको मैंने पीसीटी का नाम दिया। ये कन्वोल्यूटेड होता है, कन्वोल्यूटेड। इसका काम क्या होता है? इसने रीएब्जॉर्प्शन करनी होती है। लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं, जो मेजर रीएब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी का काम होता है। सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट करता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं बेटा, इसके बाद ये स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसमें एक डिसेंडिंग है और एक असेंडिंग है। ये बेटा आपको पता है, एक डिसेंडिंग होता है, एक असेंडिंग होता है। ये वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर परमिएबल, और ये सोडियम के लिए परमिएबल होता है। इनका काम क्या है? इन्होंने बेटा काउंटर करंट मल्टीप्लायर, याद आई क्या? ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर को अप्लाई करना होता है। मतलब ये भी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। फिर एक बात बताती है, जैसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये वाला जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सेकंड कन्वोल्यूटेड पार्ट है, और इसका ये भी कन्वोल्यूटेड इन नेचर, कन्वोल्यूटेड, और इसका काम भी जिसको आप कह लें कि रीअब्जॉर्प्शन का है। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी बेटा, जब मैं बार बार रीअब्जॉर्प्शन का नाम ले रहा हूँ तो फिर बेटा इसके अंदर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ही होती है, और फिर कलेक्टिंग सीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, और ये बेटा क्या करते हैं? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, और जब ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करेंगे तो अंडर द इफेक्ट ऑफ एडीएच, एडीएच के साथ ये काम करेंगे, और इट्स लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इट्स लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। जब आप इसकी फिजियोलॉजी की बात करते हैं या इसके फीचर्स की बात करेंगे, तो ये बेटा आपके सामने मैंने फीचर्स लिखे, स्ट्रक्चर्स लिखे, और उनके फंक्शन लिखे। ये आपने अच्छी तरह से एज अ कीवर्ड अपने याद रखने हैं। अब मैं यहाँ पे इसको जो आपके सामने मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, ये मैं यहाँ पे सारा कुछ लिखता हूँ, तो आप जरा इसको मेरा बेटा देख लीजिएगा, जरा देखिएगा। यहाँ से भी जितनी भी आपने पढ़ी है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, तो इसका मतलब है ये यहाँ से वाटर बाहर आएगा, है ना? वाटर विल बी रीअब्सॉर्ब, वाटर विल बी रीअब्सॉर्ब, वाटर विल बी रीअब्सॉर्ब। और ये दैट विल बी अल्टीमेटली यूरिन। जब अब मेरा बेटा यहां से बात करें, अल्टीमेटली यहां से सोडियम आयन बाहर आएंगे। हम बात करें, जरा देखिएगा, एरो डायरेक्शन देखिएगा बेटा, ये हाइड्रोजन, ये पोटाशियम, ये अंदर अंदर एब्जॉर्ब होंगे, यानी जो रीनल ट्यूब्यूल होता है उसकी जो एपिथेलियम होती है वो इसको यूरिन के अंदर सेक्रीट करती है।
जब बेटा आप इसकी बात करते हैं, जरा देखिएगा, ये भी 2 3, मतलब ये भी वाटर, ये भी वाटर, ये भी वाटर। जब आप अंदाजा कर लें कि जितने सोडियम आयन रीअब्सॉर्ब हुए हैं उतना वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ बाय लूप ऑफ फैनले, दैट इज कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लाई। हम इसको कहते हैं कि ये काउंटर करंट मल्टीप्लाई है। जब हम यहाँ से बात करते हैं बेटा इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, तो यहाँ से कैल्शियम भी रीअब्सॉर्ब हो जाती है, पोटाशियम रीअब्सॉर्ब हो जाती है, यहाँ पे अमाइनो एसिड रीअब्सॉर्ब होते हैं, और अल्टीमेटली यहाँ पे बेटा ग्लूकोज भी रीअब्सॉर्ब होती है। लेकिन जब आप बात करते हैं इसकी बोमेन कैप्सूल की, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेशर फिल्ट्रेशन के जरिए चली जाती हैं। कौन सी चीजें चली जाती हैं, जरा देखिएगा। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लूकोज, इसके अंदर पोटाशियम, इसके अंदर सोडियम, इसके अंदर वाटर, इसके अंदर अमाइनो एसिड, इसके अंदर क्लोराइड, मतलब बहुत सारी चीजें जब ये कैसे जाती हैं, फिल्ट्रेशन के जरिए। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए ये इसके अंदर चली जाती हैं। लेकिन जब हम बेटा बात करते हैं तो ये सारी चीजें जो मैंने बाहर की तरफ एरो की तरफ लगाई हैं, ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं, ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं, ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं। लेकिन ये वाली 2 चीजें जो होती हैं ये सेक्रीशन में आती हैं। इसको आप कहते हैं इट इज सेक्रीशन, इट इज कॉल्ड एज सेक्रीशन। ठीक हो गया जी। तो ये मेरा पुत्र आपके सामने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन का फंक्शन है। आप मेरा पुत्र इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ लें, वरना आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। सर इनको हम सिक्रीशन आपको क्यों बोला है? सिक्रीशन बेटा मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी हम नेक्स्ट टॉपिक यही करने लगे हैं कि जब आप कहते हैं पूरा देखिएगा, इसमें हम करते हैं खाना जब हम बेटा बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की, यूरिन फॉर्मेशन की, जब हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो बेटा उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 प्रेशर फिल्ट्रेशन, जिसका मैंने वो बोमन कैप्सूल के साथ जिक्र किया। इसमें क्या होता है, ब्लड पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के जरिए ये पास होता है इनटू बोमेन कैप्सूल। मेम्ब्रेन्स आर पोरस, ये बोमेन कैप्सूल की और जो ग्लोमेरुलस होता है उनकी मेम्ब्रेन पोरस होती है। ऑल यूजफुल chemicals like glucose, amino acids,
water, salts are filtered. ये सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं जो मैंने इसमें ये आपके सामने पॉइंट आउट की हैं। ये बड़ी यूजफुल होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन भी इसके अंदर आ जाती हैं और इसमें मतलब प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा बाकी जितनी भी प्रोटीन है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, लेकिन जो दूसरा स्टेप होता है उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। मेरा बेटा जो दूसरा स्टेप है वो ये वाला है, ये रीअब्जॉर्प्शन। अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, ये जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, मैंने आपके सामने ये सारी चीजें लिखी हैं और जब आपके सामने मैंने सारी चीजें लिखी तो इसमें जरा आपने चीजें याद रखनी है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें, क्लोराइड, ये सारी चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने में वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, असेंडिंग लूप ऑफ फैलने में सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है और सीटी यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर वाटर इज रीअब्जॉर्ब। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं बेटा, ऑलमोस्ट 80% of glomerular filtrate is reabsorbed. ये मेरा बेटा आपने reabsorb 80% चीजें अब आप देख ही लें, ये सारी चीजें आई लेकिन ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब ही होगी। 80% तक इसमें सारी चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ग्लूकोज, विटामिन्स, जैसे हार्मोन्स 100% रीअब्सॉर्ब होते हैं, 100% रीअब्सॉर्ब होते हैं। ये चीजें आपने एज अ कीवर्ड याद रखनी है। ठीक हो गया। और जो बाकी चीजें हैं लाइक वाटर प्लस साल्ट आर 80% रीअब्सॉर्ब। मतलब इसमें ये चीजें आपने एज अ कीवर्ड याद रखनी है। और जो मैंने आपके सामने ये बेटा डायग्राम ड्रॉ की है, आपने इसको भी अच्छे तरीके से अपने ज़हन में बिठाना है। अच्छा, जो नंबर 3 होता है, जो नंबर 3 होता है बेटा, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होती है, इसमें जरा देखिएगा। जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो रीनल ट्यूब्यूल्स, जैसे ये वाले ट्यूबुलर एपिथेलियम secrete प्रोटॉन, पोटेशियम इन यूरिन। किस लिए? टू सेट पीएच ऑफ यूरिन। यूरिन की पीएच को सेट करने के लिए ये हाइड्रोजन को इसमें सिक्रीट करती हैं और इसको पोटेशियम को इसके अंदर सिक्रीट करती हैं। वो इसलिए बेटा कि अगर यूरिन की पीएच सेट नहीं होगी तो जो ब्लड होता है उसकी भी पीएच सेट नहीं होती। तो ये है यूरिन फॉर्मेशन। अच्छा, अब देखें ना, ये प्रेशर फिल्ट्रेशन हुई, उसके बाद ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुई। जब ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है तो उसके बाद जो फिल्ट्रेट बचता है दैट इज कॉल्ड एज यूरिन। हम उसको कहते हैं ये यूरिन होता है। जब ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाती है, जब सारी चीजें हो जाती हैं तो हम उसको फिर कहते हैं इट इज यूरिन। इसमें मेरा पुत्र कुछ बात आप पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज मैं हाजिर हूं, जल्दी से। सर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में पोटेशियम आयंस की सिक्रेशन हो रही है, तो हाँ। सर जो प्रोक्सिमल पार्ट है वहां पे तो ये रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो अगर सिक्रेशन ही होनी थी तो फिर वहां पे रीअब्सॉर्ब क्यों हुआ पोटेशियम आयंस?
जब आप अपनी बुक को देखें ना, आप अपनी बुक को देखते हैं, तो आप उसमें देखेंगे उसमें पोटेशियम का जिक्र ही नहीं है, उसमें पोटेशियम का जिक्र ही नहीं है। लेकिन ज्यादातर ये जो पोटेशियम होती है, इट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय दिस प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर हेम। थोड़ी सी पोटेशियम सिर्फ इसलिए ताकि यूरिन की पीएच को सेट किया जाए, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी यहाँ से अगर इसके 10 मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब हो रहे हैं तो ये 10 मॉलिक्यूल सिक्रीट भी कर देगा, ऐसा नहीं होता। 10 को अब्जॉर्ब करके ये 1 2 3 को यहाँ पे सिक्रीट करेगा ताकि पीएच यूरिन की सेट होके उसको बॉडी से बाहर निकाला जा सके, बाकी ब्लड के अंदर सेव करके ये बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं। और सर अमाइनो एसिड्स फिल्टर हो सकते हैं? क्या चीज? सर अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड फिल्टर हो जाती है बेटा। ऑल प्रोटीन एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स वो इस फिल्ट्रेट में आते हैं। तो फिर अमाइनो एसिड क्या चीज है बेटा? अमाइनो एसिड जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं वो भी इस फिल्ट्रेट में फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, चलें हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रेस करने लगा हूं। हम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन की कंसंट्रेशन क्या होती है और कौन कंट्रोल करता है। अनुषा, हम सिर्फ 10 से 15 मिनट और लेंगे, फिर हम लेक्चर को एंड कर देंगे। अब मेरा बेटा बेफिक्र हो, है बस 5 से 10 मिनट और। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, जब हम देखते हैं बेटा तो यूरिन कंसंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन बॉडी फ्लूइड। जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये यूरिन की कंसंट्रेशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल 2 कंडीशन मैं आपके सामने लिखता हूं। लेस वाटर इन बॉडी मीन हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन, बॉडी फ्लूइड जो है वो हाइपर ऑस्मोटिक है। मोर एडीएच है, मोर रीएब्जॉर्प्शन है, फिर इसके बाद लेस बट कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। अच्छा, जो दूसरी कंडीशन है उसमें मोर वाटर है या हाइपो ऑस्मोटिक कंडीशन है। इसमें क्या होगा? लेस एडीएच, लेस रीएब्जॉर्प्शन, मोर बट डाइल्यूट यूरिन। इसमें बेटा हम देखते हैं कि जब भी हमारी बॉडी फ्लूइड में पानी कम होता है, देखो ना पानी ऑलरेडी बॉडी के अंदर कम है। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब हम कम पानी पीते हैं तो यूरिन वॉल्यूम भी कम होता है। वो इसलिए क्योंकि ज्यादा एडीएच सिक्रीट करके रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज्यादा हो जाता है।
जब हम पानी ज्यादा पीते हैं यूरिन वॉल्यूम ज्यादा होता है, वो इसलिए बेटा कि एडीएच कम प्रोड्यूस होता है, लेस रीअब्जॉर्प्शन होती है पानी की और यूरिन वॉल्यूम डाइल्यूट होके ज्यादा हो जाता है। हम इसको कहते हैं कि कंसंट्रेशन इज मेनली डिपेंड्स अपॉन आवर बॉडी फ्लूइड दैट इज कंट्रोल्ड बाय एडीएच हार्मोन। और आपको पता है बेटा ये जो एडीएच हार्मोन होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इज सेक्रेटेड बाय द posterior lobe of pituitary gland। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका posterior lobe ये secrete करता है। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंसंट्रेशंस को मतलब वेरिएबल कर सकते हैं। जैसे पहला फैक्टर है, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, मैं इसको यहां से ऐसे करता हूं। कुछ फैक्टर्स हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं यूरिन डाइल्यूशन को। जैसे सबसे पहले जेक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन जो होते हैं दे गोज डीप, प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। ये हमेशा कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। मेडुला एनवायरनमेंट, जो किडनी का मेडुला होता है उसका एनवायरनमेंट, उसका जो एनवायरनमेंट होता है, अगर वो हाइपरटोनिक हो, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट ऑफ मेडुला प्रोड्यूस urine through counter current multiplier। आपने बेटा देखा होगा कि जो मैंने आपको वो भी बताया कि जितना असेंडिंग लूप जो होता है वो सोडियम आयन सेक्रेट करता है, उतना डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है थ्रू काउंटर करंट मल्टीप्लाई। और इसमें मैंने आपसे बेटा कहा कि ये जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स ये भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही हार्मोन है जिसको हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, अगर ये ज्यादा हो गया, मोर एडीएच, मोर रीअब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। अगर लेस एडीएच है तो लेस रीअब्जॉर्प्शन और उसमें जो है वो यूरिन, इसमें यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, इसमें यूरिन डाइल्यूट होगा। तो ये बेटा हमारे आज के आउटकम्स थे। इसमें कोई ऐसी चीज जो आप लोग इसमें पूछना चाह रहे हैं, ये हमारे लर्निंग आउटकम्स थे जो बेटा आज हमने इस टॉपिक को किया होम्योस्टेसिस वाले में। इसमें कल इंशाल्लाह ताला हम 2-4 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद कल हम अपने एक आखिरी यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है जेनेटिक्स, यानी चैप्टर नंबर 22। उसमें भी बिल्कुल थोड़े से यूनिट्स हैं, हम उसको करके फारिग हो जाएंगे। जी सर एडीएच की अमाउंट को कौन कंट्रोल करता है? बेटा ऑस्मोरिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर जो वाटर अमाउंट है उसको वो काउंट करते हैं और वो आगे सिग्नल भेजते हैं टू द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड उस लिहाज से उतना एडीएच प्रोड्यूस करता है जितना उसको रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मोरिसेप्टर्स, ऑस्मोरिसेप्टर्स, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। सर हमारे कितने लेक्चर्स रह गए हैं? इंशाल्लाह 3 मैक्सिमम 3 होंगे, बल्कि हो सकता है कल और परसों आपका काम खत्म हो जाए।
मेडुला एनवायरनमेंट में आपने हाइपोटोनिक लिखा या हाइपरटोनिक? हाइपरटोनिक मेडुला जो होता है वो हमेशा हाइपरटोनिक होता है। ये आर रह गया बेटा इसमें, हाइपो नहीं है, इट इज हाइपरटोनिक। ये ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। कल वही बेटा 8:30 बजे इंशाल्लाह कल आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, 8:30 बजे।